Hello, student army. I am Siddharth Nagda, third year IPM student at IIM Rohtak, and in a few weeks I will be starting my MBA from IIM Rohtak. I am continuing the IPM program there, and currently I am at Ahmedabad for my corporate internship. And if you want any kind of guidance related to internships or my journey or related to anything you would like to know about how I got into Adani and similar things, you can comment Adani and I will make video on that. But in case I get more than 15 to 20 comments of Adani, then only I will be making video on that. But apart from that, we are continuing our series related to IPMET interviews. So let's get back into that. वेलकम बैक गाइस। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो डेट मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट क्रैकिंग आईपीमेट इंटरव्यूज। पार्ट 1 में हमने देखा था कि पूरा इंटरव्यू का फ्रेमवर्क कैसा होता है, उसको समझा अच्छे से। पार्ट 2 में तुमने इंट्रो और एक्सटेम्पोर को कैसे मास्टर करना है वो चीज़ हमने सीखी थी। तो अगर आपने ये दोनों ही वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो आप देख कर आइए, फिर अपन बात करते हैं। इस वीडियो में ये अपना तीसरा वीडियो होने वाला है और यहाँ पे अपन सीखेंगे 15 ऐसे रूल्स। मैं तुमको 15 ऐसे रूल्स देने वाला हूँ जो डायरेक्टली तुम्हारे सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुक्स में नहीं मिलती कभी भी, और ये चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो इंटरव्यू रूम में डिसाइड होती है, और ये गेम चेंजिंग हो सकती है आपके लिए। कोशिश यही रहेगी कि ये जो वीडियो है तुम्हारे लिए बोरिंग बिल्कुल ना हो, बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका 10 मई को रोहतक का एग्जाम है, आप लोगों का इंदौर का एग्जाम हो गया होगा। आई होप कि अच्छा गया होगा। अगर नहीं गया है, जैसा भी गया है, अभी आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपका अभी रोहतक का एग्जाम बचा हुआ है, जिपमेट का एग्जाम बचा हुआ है। आपका पूरा फोकस अभी इन दोनों एग्जाम्स होना चाहिए, और खासकर अभी रोहतक का अगर पहले है तो उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट एक मोमेंट बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया था इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंटरव्यू से पहले मैं वेटिंग रूम में था, मेरे आसपास सब लोग रिवाइज कर रहे थे, फॉर्मूला जीके नोट्स ये वो, मैं भी रिवाइज कर रहा था। बट एक थॉट बार बार आ रहा था कि सब याद है क्या, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा वहाँ पे। ये फीलिंग्स ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आती है और ये नॉर्मल है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है वहाँ पे कि कौन उस फीलिंग को हैंडल कर पा रहा है अच्छे से, क्योंकि स्ट्रेस होता है, मानते हैं, है ना। तो इसी के साथ टिप नंबर 1 जो आती है वो है प्री गेम रिचुअल। अब प्री गेम रिचुअल क्या होता है? देखो, ये पहला रूल है अपना। और आप सबने क्रिकेट देखा होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो जीटी वर्सेस आरसीबी का मैच था अहमदाबाद स्टेडियम में, वो देखा। तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि जब मैच होता है उससे पहले सब लोग तैयार होते हैं अच्छे से, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। उनका कुछ होता है कि मान लो कोई बॉलर है, उसने अगर 4 ओवर मैच में डालना है तो वो कुछ 10-12 बोले गेम से पहले डालता है ना, शॉर्ट रनअप के साथ। तो उसका प्री गेम रिचुअल हुआ। तो वैसे ही सिमिलरली इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले तुम्हारी मेंटल स्टेट डिसाइड करती है तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अब मैं पर्सनली क्या करता था, थोड़ा स्माइल करते रहो भाई, है ना, डीप ब्रीथ आप ले सकते हो, शोल्डर्स को थोड़ा रिलैक्स करो। ये छोटी चीज़ें लगती है बट साइंटिफिकली ये तुम्हारे ब्रेन को काम करती है। तो अगर तुम टेंस फेस लेके जाओगे पैनल को, ऐसा लगेगा कि यार आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहले 5 सेकंड में ही सिग्नल मिल जाता है कि यार कैंडिडेट थोड़ा सा नर्वस हो सकता है। लेकिन अगर तुम कंपोज एंट्री लोगे, है ना, अच्छे से अगर स्माइल करते हुए जाओगे तो एक पॉजिटिव पहला इंप्रेशन डाल देगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन उनके दिमाग में पॉजिटिव होना चाहिए आपका। तो ये पहली अपनी टिप रहेगी कि प्री गेम रिचुअल आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। उसके साथ टिप नंबर 2, ट्रीट इट लाइक ए कन्वर्सेशन। तो सेकेंड रूल ये है कि इंटरव्यू को आप वाइवा मत समझो, एक कन्वर्सेशन समझो। बहुत लोग इंटरव्यू को एग्जाम समझ लेते हैं जहाँ उन्हें करेक्ट आंसर देना है, सब कुछ सही बोलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि पैनल तुम्हें जज नहीं कर रहा है, वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है अच्छे से। तो अगर पैनल पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई, तो तुम परफेक्ट आंसर मत दो, है ना। आप परफेक्ट आंसर दोगे लेकिन आपको वहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ बोलो। तुमने बस अपनी थिंकिंग वहाँ पे क्लियरली एक्सप्रेस करनी है। कन्वर्सेशन माइंडसेट यहाँ पे होना चाहिए, उससे ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर जो है कम हो जाएगा। जब आप ऐसा सोचोगे कि यार नॉर्मल बातचीत है यहाँ पे इंटरव्यूअर्स और तुम्हारी, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर थोड़ा सा हल्का फील वहाँ पे आपको होगा। अब टिप नंबर 3 के ऊपर जाएं। अब टिप नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो द स्नोबॉल इफेक्ट, है ना। तीसरा ये रूल है, इसको अवॉइड बिल्कुल मत करना। मतलब एक आंसर गलत हो जाए तो उसको लेके आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मेरा इंटरव्यू में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। उस मोमेंट पे 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम उसको लेकर स्टक हो जाओ, है ना, वहीं पे आपका पूरा एंकर गिर जाएगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ हो जाएगी कि आप वहाँ से मूव ऑन करो। पैनल तुम्हें एक आंसर पे जज नहीं करता, वो पूरा ओवरऑल इंप्रेशन दिखेगा आपका। तो उसको दिमाग में आपको रखना है। इसलिए एक गलती अगर आपसे कहीं पे भी हो जाती है इंटरव्यू के बीच में, उसके चक्कर में आपको बाकी का पूरा इंटरव्यू स्पॉइल नहीं करना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। टिप नंबर 4 आपका हो जाएगा स्पार्टन मेथड। अब स्पार्टन मेथड क्या होता है? एक बहुत ही प्रैक्टिकल आंसरिंग स्ट्रेटेजी होती है। 3 सिचुएशंस होती है आपके सामने। पहली, अटैक करो भाई। अटैक कैसे करना है? जब आंसर आपका परफेक्टली आपको आ रहा है, क्लियरली आपको पता है कि हाँ ये सही आंसर है, तो उसको कॉन्फिडेंटली बोलो। जब ऐसा हो जाए कि यार थोड़ा सा पार्शली आपको आता है,
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको उसको डिफेंड करना है ना। तो आता है उतना क्लियरली बोलो, बाकी जो नहीं आता है उतना रहने दो। और एक होता है डिफ्लेक्ट, जब बिल्कुल नहीं आता तो एजुकेटेड गेस, मतलब उनसे आप पूछ लो कि क्या हम एक एजुकेटेड गेस यहाँ पे दे सकते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो बोलो, वरना सिंपली मना कर दो कि आपको नहीं आता, है ना। तो 3 यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी, एक अटैक वाली, डिफेंड वाली और डिफ्लेक्ट वाली। तो एग्जाम्पल की ले लेते हैं कि पैनल ने आपसे पूछा व्हाट इज रेपो रेट, क्लियरली आपको आंसर आता है, आपने दे दिया। अब एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल। तो अब यहाँ पे आपको बेसिक अगर उसका पता है तो उतना एक्सप्लेन आप कर दो। और मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने पूछा था सेंसेक्स और निफ्टी में क्लियर डिफरेंस उन्होंने पूछा था, और थोड़ा सा डिटेल में पूछा था। अब मेरे को बेसिक आइडिया था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे सकता हूँ, क्योंकि डिटेल में मेरे को उतना नहीं पता है। तो मैंने उनको एक बेसिक आइडिया दे दिया और वो उससे सेटिस्फाई थे। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट, अगर वो ऐसा कुछ पूछ ले कि आपको एग्जैक्ट परसेंटेज बताना है रेपो रेट वगैरह का, तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप सिंपली बता दो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट फिगर, बट अप्रोक्स इतना हो सकता है। तो एक ऑनेस्टी दिखा रहा है, इंटेलिजेंस दिखा रहा है ना। अब टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपको रश नहीं करना है, डोंट रश। बहुत लोग क्वेश्चन सुनते ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद होते हैं कि भाई इंट्रो हो गया, है ना, वाई IPM, ये सब आप याद करके जाते हो। तो तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पूछा उससे पहले आपने अपना आंसर देना स्टार्ट कर दिया। और जहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, वहां पे आप 4-5 सेकंड रुक गए, तो वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो हर आंसर से पहले आपको क्या लेना है, पोज, है ना। बात यह है कि लोग चालू हो जाते हैं बस बोलना, जैसे क्वेश्चन आया तो वो है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो उनसे नहीं बन रहा है, तो वहां पे फिर वो साइलेंस आ जाता है, और वो साइलेंस फिर उनको ऑकवर्ड लगता है। तो सिंपल यही रखो कि हर एक आंसर देने से पहले 1-2 सेकंड का पोस्ट ले लो, उससे मैच्योरिटी दिखेगी आपकी। अब बढ़ते अपन टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि है भाई स्टोरी टेलिंग। 6th रूल है, स्टोरी टेलिंग को आपको यूज करना होगा। फैक्ट्स किसी को याद नहीं रहते, स्टोरीज हमेशा याद रहती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हार्ड वर्किंग, आपको ये बोलना है ड्यूरिंग माई एग्जाम आई फॉलोड ए स्ट्रिक्ट रूटीन वेयर आई स्टडीड 6 आवर्स डेली फॉर 3 मंथ्स। अब इस तरीके से ना ये थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है, मेमोरेबल भी लगता है। तो ये थोड़ा सा स्टोरी जब होती है ना, तो इंटरव्यूअर को भी मजा आता है सुनने में। आप सिंपली फैक्ट्स बताओगे, है ना, शॉर्ट सेंटेंसेस में चीजें खत्म कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। उसको एक स्टोरी की तरह बताओ तो वो एक अलग इंप्रेशन डालेगा, और आपको बाकी सारे जो कैंडिडेट होंगे उनमें स्टैंड आउट करेगा। अब अपन चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर योर आंसर्स। हमेशा भाई स्ट्रक्चर करो। 7th रूल है स्ट्रक्चर। रैंडम बोलना, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर तुमने कुछ भी चीजें रैंडम बोली। देखो एग्जांपल आप अब यहाँ पे देते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग लॉन्ग आंसर्स, यहाँ पे आपको बोलना है आई वुड लाइक टू आंसर इन 3 पॉइंट्स। फिर क्लियरली 1, 2, 3 तीनों पॉइंट्स वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर लो। चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, जो कि है ओपिनियन वर्सेस फैक्ट। भाई सिंपल सी बात है, अपने ओपिनियन को फैक्ट से डिफरेंशिएट करना सीखो। बहुत लोग अपने ओपिनियन को इस तरीके से बताते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो फैक्ट बता रहे हैं, तो जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एआई इज बैड, आप बोल सकते हो इन माय ओपिनियन एआई कैन बी हार्मफुल इफ नॉट रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। ये चीज आपकी मैच्योरिटी शो कर रहा है। टिप नंबर 9, बी कंफर्टेबल विथ योर साइलेंसेस। अपन पहले भी बात कर चुके हैं, साइलेंसेस में कोई इश्यू नहीं है। इंटरव्यू में हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना जरूरी नहीं है। अगर तुम अननेसेसरली कुछ भी बोलते रहोगे तो तुम ओवर एक्सप्लेन कर बैठोगे, है ना। तो साइलेंस ले लो, वो आपका कॉन्फिडेंस ही शो करेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। टिप नंबर 10, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। तो भाई सिंपल सी बात है, आर्ग्यूमेंट मत करना। आपके सामने जो बंदा बैठा है या फिर जो इंटरव्यूअर्स बैठे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। पैनल अगर तुमसे किसी बात पर डिसएग्री करता है ना, अनलेस अनटिल वो आपको कुछ फंसाने की कोशिश अगर कर रहा हो किसी पॉइंट में, तो आपको कॉन्फिडेंस भी अगर शो करना है, अगर आपको पक्का पता है कि हाँ यही चीज़ है, सिंपल सी बात है, आंसर यही है उस चीज़ का, या कोई फैक्ट है जो आपको बिल्कुल आप श्योर हो उसके लिए, तो वहाँ पे आप अपना पॉइंट कामली प्रेजेंट कर दो। लेकिन अगर कोई डिसएग्री करता है किसी चीज़ को लेके, है ना, कोई ओपिनियन को लेके, तो वहाँ पे इंसिस्ट मत करना। आप सिंपल से बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बट इन माई ओपिनियन ये बात है, तो ये रिस्पेक्टफुल लगता है। अब टिप नंबर 11 हो जाएगी, बैक योर एडजेक्टिव्स। सिंपल सी चीज़ है, तुमने बोला आई एम डिसिप्लिनेड, तो पैनल बोलेगा हाउ, है ना। तो एग्जाम्पल वहाँ पर रेडी होना चाहिए, जैसे आई मेंटेनेड ए कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल फॉर 6 मंथ्स विदाउट एनी एग्जाम्पल। अगर आप कुछ भी चीज़ें बोलते रहोगे तो वो फॉलो लगेगी। सिंपल सी बात है, हर एक पॉइंट जो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो उसका एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए बोलने के लिए, तो वो चीज़ आप माइंड में रख के जाना। टिप नंबर 12, आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस। एंड में अगर वो चीज़ पूछे, मान लो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो एक थॉटफुल वहाँ पे क्वेश्चन आप उनसे पूछ लो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट क्वालिटीज डिफरेंशिएट टॉप IPM स्टूडेंट्स हियर, है ना। तो ये क्यूरियोसिटी दिखाता है, सीरियसनेस दिखाता है। मान लो अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो सिंपल सा आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है,
तो इस तरीके से वो चीज़ एक दिखाता है कि आप वहाँ के लिए इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा क्यूरियस हो उसको जानने के लिए। तो एक सीरियस कैंडिडेट्स की निशानी होती है। तो आप क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिल रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो आप पूछो। अब टिप नंबर 13 है बॉडी लैंग्वेज मास्टरी। भाई बॉडी लैंग्वेज आपको क्लियर रखनी होगी, स्ट्रेट आपको बैठना होगा, है ना। आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना होगा, हैंड्स आपके स्टेबल होना चाहिए, फेस को आपको टच नहीं करना है बार बार। ये सब स्मॉल सिग्नल्स है, बट पैनल सबकॉन्शियसली इनसे जज करता है और इस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकता है अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो। टिप नंबर 14, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। अब बात सिंपल सी है, जितना तुम प्रिपेयर्ड हो उतना नेचुरली तुम कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। इसीलिए एकेडमिक्स वाला जो पार्ट हो गया, करेंट अफेयर्स वाला पार्ट जो हो गया, जो चीज़ अपन को पता है, इंट्रोडक्शन हो गया, वाई आईपीएम हो गया, ये तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें वहाँ पे आपको पता है कि 90% चांस है कि ये चीज़ हर आदमी से पूछी जाती है, तो ये चीज़ें आपको पहले से रेडी रखनी है। टिप नंबर 15, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। भाई आपको हमेशा सच बोलना है। मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जैसा मैंने बताया था कि रोहतक के इंटरव्यू में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बैठे थे इंडियन आर्मी के, तो उन्होंने हजारों कैंडिडेट्स अपनी लाइफ में देखे होंगे, एसएसबी इंटरव्यूज लिए होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है पूरा। वो इंस्टेंटली तुमको पकड़ लेंगे, अगर तुमने कहीं पे भी झूठ बोला तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा। वो तुम्हें इतने क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, 4-5 बार फॉलो अप क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, तो तुमको ट्रैप कर सकता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर तुमने एक बार सच बोला तो चीज़ें सिंपल हो जाएगी काफ़ी, तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी। तो तुमने अगर बोला आई रीड न्यूज़पेपर्स डेली, तो पैनल पूछेगा आज का हेडलाइन क्या था, है ना, और उसमें और भी अंदर जा सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं अंदर से, तो बस तुम वहीं पकड़े जाओगे। सिंपल सा रूल है, जो नहीं आता है ऑनेस्टली बोलो आई एम नॉट श्योर। सो बेसिकली दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, और भी 2 वीडियोस आगे आने हैं। जो फोर्थ वाला वीडियो होने वाला है उसमें अपन बात करेंगे एग्जैक्टली वो क्या चीज़ें थी जो मेरे जूनियर्स के लिए काम करी। लाइक मैंने तो इंटरव्यू दिया था 2023 में, तो अभी आईपीएम शिलोंग ऐड हुआ है, आईपीएम अमृतसर आया है, उनके इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस मेरे पास फर्स्ट हैंड नहीं है। तो जो आपके इमीडिएट सीनियर्स होने वाले हैं उन्होंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, क्या टिप्स एग्जैक्ट उनके लिए काम करी, वो अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप तब तक के लिए फर्स्ट पार्ट देख के रखिए, सेकंड पार्ट देख के रखिए। यहाँ तक आए हो तो सीरियस कैंडिडेट लग रहे हो, क्योंकि आपने 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, साथ में तीसरा वीडियो आपने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी जो मैंने थ्रू आउट द वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की थी। कोई भी सजेशन, क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम की लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में एक अमेजिंग सा सरप्राइज इंटरव्यू से रिलेटेड आपका वेट कर रहा है, तो देखना मत भूलना 5th पार्ट भी इस सीरीज का।